इसके अंदर सिलेबस में स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। पहले चैप्टर का नाम लिख दूं मैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। पहला टॉपिक रहेगा इसके अंदर हमारा टाइप्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। टाइप्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है। इन पर ही किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट डिपेंड करता है। अगर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वो चीज क्या होगी, आपकी सॉलिड होगी। इफ द इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर ऑफ मॉडरेट रेंज तो फिर वो लिक्विड होगा आपका, और बिल्कुल ही पुअर है तो वो आपका गैस होगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट आता है यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हम पढ़ ही चुके हैं, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, it is an extreme case of interparticle forces of attraction. It is an extreme case of dipole attractions। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, जब हमारे पास ये तीनों डाइपोल हो, OH हो, HF हो या NH डाइपोल हो। यही तीनों डाइपोल होंगे तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है ना। तो इसी वजह से अगर मैं आपसे बात करूं, देखिएगा ध्यान से, HOH वाटर, ठीक है ना, वाटर के बीच में क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं सल्फर को ले लूं, H2S एंड H2S, तो यहाँ तो देखिए OH डाइपोल है नहीं, तो उनमें से कोई भी डाइपोल नहीं है, तो यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के अंदर हो गई, इसलिए कैसे एग्जिस्ट करता है, ये लिक्विड की तरह। और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ये क्या होता है, गैस। ध्यान दो फिर से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिलाया तो बना वाटर, जो लिक्विड हो गया आपका। किस वजह से, वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। वही सल्फर सॉलिड है, सॉलिड सल्फर में हाइड्रोजन मिलाया तो भी हमें गैस मिला। क्यों, H2S और H2S के बीच में वीक डाइपोल अट्रैक्शन है। ये बात समझ में आई आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। एक और देखो, जैसे यहाँ पर HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और HF, देखिए इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन HCl और HCl के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। HBr और HBr के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसलिए HF कैसे एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड की तरह। और ये क्या होगा, गैस, ये भी क्या होगा, गैस। समझ में आई बात आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ठीक है ना। सबसे स्ट्रॉन्ग डाइपोल हमारे पास ये तीन ही है, ठीक है ना, OH, FH एंड NH। यानी कि जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन से लगा होगा तो उस केस में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। चलिए, इसके बाद आता है आपका आयन डाइपोल इंटरैक्शन। सेकंड आएगा आपका इंटरपार्टिकल फोर्सेस, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, है ना। वाटर के अंदर हमने सोल्ट डाल दिया तो सोल्ट डिसॉल्व हो जाता है ना वाटर के अंदर। तो ऐसा क्यों हो गया, सोल्ट वाटर में डिसॉल्व क्यों हो गया, क्योंकि जो NaCl है वो तो एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड में कैटायन और अनायन दोनों होते हैं। कैटायन का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और अनायन का इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। अब हमारा जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर वाटर, है ना, हमारा जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर वाटर, वो क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो मैं लिख दूं यहां पर, दीज आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, these are the forces of attraction between cations or anions of an ionic compound
कंपाउंड एंड पोलर कंपाउंड। पोलर का मतलब पता है आपको, है ना? समझो यहां पर जरा, जब NaCl को आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, है ना, तो यहां पर क्या होता है, पहले वाटर को समझो। वाटर ये है OHH, दिस इज वाटर। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो द शेयर्ड बॉन्ड पेयर लाइज स्लाइटली क्लोजर टू ऑक्सीजन, सो देयर इज ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। अब तो उससे क्या होगा, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या गया, दूर गया। तो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर देखिए दो दो पोल्स हैं आपके, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डाइपोल। ठीक है ना? तो पोलर मॉलिक्यूल को कैसे पहचानोगे आप? दे आर डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, है ना? और एच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ऐसा मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। ठीक है, अब यहां से देखिए NaCl से कैसे कंबाइन करेगा ये। Na+ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव। तो इसको कौन सराउंड करेगा, वाटर सराउंड करेगा। कैसे सराउंड करेगा, ऑक्सीजन इसकी तरफ आ जाएगा, Na की तरफ। देखिए ये ऐसे OH, इस तरह से Na+ आयन will be surrounded by water molecules in such a way। समझे बात आई? ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है ना, ये देखिए डेल्टा नेगेटिव, समझे? इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेशन। आपने अगर कहीं पढ़ा हो तो हाइड्रेशन इंथैल्पी, है ना? जब हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या है, जब Na+ के साथ ये वाटर के मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी ना। भाई वाटर का मॉलिक्यूल चल के किसके पास आएगा, Na+ के, तो वो एनर्जी लूज करता हुआ आएगा ना। तो यही क्या होती है आपके हाइड्रेशन इंथैल्पी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कैटायंस आर कन्वर्टेड इनटू एक्वस कैटायन। समझे? है ना? तो देखो इस रिएक्शन को हम आगे इधर ऐसे लिखते थे, आपको ध्यान हो, Na में हम पानी डाल देते थे तो हम लिख देते थे इसको Na+ एक्वस और प्लस Cl- एक्वस। तो इस एक्वस का मतलब क्या है, Na+ एक्वस का मतलब कि Na+ कैटायन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, सिमिलरली Cl- इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखो Cl- में कैसे हो जाएगा आपका, ये Cl का इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, तो वाटर के क्या करेगा, ये पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, लाइक दिस। समझ रहे हो बात को? देखो ये ऐसे इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना? सो दिस इज हाइड्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, समझ आ गई बात आपको ये वाली? तो इस तरह से NaCl क्या होता है, वाटर में डालने के बाद डिसोसिएट कर जाता है। ठीक है ना? Na+ अलग, Cl- अलग। तो Na और Cl को अलग कौन करता है, वाटर। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका सेकंड टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कब एग्जिस्ट करेगा, बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। चलिए इसके बाद आ गया आपका थर्ड, आयन। अच्छा आयन डाइपोल हो गया था ना वो आपका। इसके बाद आएगा डाइपोल, डाइपोल इंटरैक्शन। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, डाइपोल होते हैं आपके, है ना? सो दीज आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेटिंग बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। these are the forces of attraction operating between two polar molecules, operating between two polar molecules। ये होते हैं आपके डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। जैसे मैं बात कर दूं HCl और HCl और HCl, ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो क्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव, हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव, क्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव। तो Cl- किसको अट्रैक्ट करता है, H+ को, है ना? इसी तरीके से ये क्या होते हैं आपके, एसोसिएटेड होते हैं। और जैसे मैं एक और लिख दूं यहाँ पर, मान लो H2S लिख दूं मैं, H2S,
एंड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव, सल्फर पर डेल्टा नेगेटिव। तो ये भी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में, ठीक है ना। सल्फर पर डेल्टा नेगेटिव, सल्फर इज डेल्टा नेगेटिव। तो ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आता है आपका आयन डाइपोल हो गया, और इसके बाद आता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। फोर्थ आएगा आपका आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल interactions. So these type of intermolecular forces of attraction operate between these types of interparticle forces operate between an ionic compound and a non-polar compound, और एक नॉन पोलर कंपाउंड के बीच में। फॉर एग्जांपल भाई Na हमारा जो वेजिटेबल ऑयल है वो लॉन्ग कार्बन कार्बन नेटवर्क की तो है, तो होता तो वो नॉन पोलर ही है ना, लेकिन उसके अंदर हम नमक डाल दें, कॉमन सोल्ट डाल दें, तो वो तो डिसोल्व हो जाता है आपका, है ना। तो मैं जैसे लिख दूं यहाँ पर NaCl, चलो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लें हम CCl4, तो इसमें भी तो NaCl डिसोल्व हो जाता है ना। तो ये वाला कंपाउंड क्या है, नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल है। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, कैटायन क्या करेगा, कैटायन इसको पोलराइज करेगा, ठीक है ना। तो पहले देखिए ये डॉट डॉट जो है ना, ये मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और ये डॉट 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 क्या है आपके, ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये सारा क्या है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो जब ये मैं लिख दूं यहाँ पर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना। तो Na का तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है ना, तो अपनी तरफ क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू करेगा। तो अब कहानी क्या हो जाएगी थोड़ी देर बाद, Na प्लस, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल था, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस तरफ आने शुरू हो जाएंगे आपके, ज्यादा इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे आपके, इधर। देखो आपको साफ पोलराइजेशन नजर आएगा यहाँ पर, डॉट मैंने बहुत सारे लगा दिए। इधर क्या हो गए, डॉट आपके कॉन्सेंट्रेटेड हो गए, और इधर डॉट मैंने क्या कर दिए, कम कर दिए। देखो फर्क दिख रहा है आपको साफ, है ना। तो जहां पर डॉट ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ पर क्या चार्ज होगा, डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो मॉलिक्यूल पोलर हो गया ना आपका, है ना। मैं लिख दूं यहाँ पर डिस्टोर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अभी एक डाइपोल बन गया ना। डाइपोल किसकी वजह से बना, इस कैटायन की वजह से, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ आई बात ये वाली, है ना। तो अब Na प्लस ने क्या कर दिया, CCl4 को भी पोलराइज कर दिया। तो आयन और CCl4 क्या बन चुका है, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इनको बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ऐसे ही कैटायन ने तो डिस्टॉर्शन कैसे किया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करके। अब जो मेरा अनायन है वो कैसे करेगा डिस्टॉर्शन, वो देखिए आप यहाँ पर Cl माइनस के पास ये मॉलिक्यूल है आपका, पहले इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल बनाते हैं, ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं। ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब एनायन का तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव,
तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करना शुरू करेगा, है ना। तो कहानी कैसे हो जाएगी, Cl-, इसके पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी कम और इस एंड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके बढ़ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दी, बढ़ा दी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम कर दी हमने थोड़ी सी। दिख रहा है साफ साफ फर्क आपको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, समझे। एनायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा ना, तो इसको पोलराइज कर दिया इसने, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर डिस्टोर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बोलो बोलो बोलो। यस सर, क्या आप 1 मिनट ऊपर जा सकते हैं थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1 सेकंड रुको, इसको लिख दूं मैं एक बार। तो ये क्या हो गया आपका, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। हाँ बताओ कहाँ पर। हाँ, ये बस आयन, हाँ मुझे ये देखना था, थैंक यू सर। अरे तो मैं भेज दूंगा ना आपके पास, ये तो पूरा आ जाएगा आपके पास, है ना। वीडियो भी भेजूंगा, आप तो आराम से वीडियो भी देखा करो फिर खाली टाइम में। चलिए ये हो गया आपका। तो ये फोर्सेस कहाँ लगेंगे, आयनिक कंपाउंड में और नॉन पोलर के बीच में। अब आएगा इसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ये कौन सा फोर्स था, फोर्थ था ना, फिफ्थ लिख रहा हूं मैं अब, फिफ्थ। ये होएगा आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। These type of interparticle forces operate between polar molecule and a non-polar molecule. These types of interparticle forces operate between a polar molecule and non-polar molecule, polar molecule and non-polar molecule, ठीक है। तो देखिए आपका जो पानी है ना, वाटर, वाटर में हमने आयोडीन डिसोल्व हो जाता है आराम से, है ना, आयोडीन डिसोल्व हो जाता है आपका, आयोडीन, ये आयोडीन है आई, ये क्या है, नॉन पोलर है आपका, नॉन पोलर। और ये क्या है, पोलर। तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, इसको भी पोलराइज करेगा ना, इसको भी पोलराइज करेगा। तो कहानी कुछ ऐसे हो जाएगी, HOH, O पर डेल्टा पॉजिटिव, H पर डेल्टा पॉजिटिव, O पर डेल्टा नेगेटिव, बिकॉज O इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव। I को भी पोलराइज कर दिया इसने। तो I पे एक पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे I पर, ठीक है ना, हल्का सा नेगेटिव चार्ज। तो देखिए इसको भी इसने पोलराइज कर दिया, है ना। तो कौन कौन से अट्रैक्शन आ गए, ये तो पहले से ही डाइपोल था और ये क्या था, पहले नॉन पोलर था, अब ये इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया, है ना। तो अगर आयोडीन वाटर के अंदर डिसोल्व हुआ है तो कौन से अट्रैक्टिव फोर्सेस आ रहे हैं, डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। क्लियर हो गया ये भी, है ना। या वाटर में आपने क्लोरीन डिसोल्व कर दिया तो वाटर क्या है, पोलर है, और क्लोरीन क्या है, नॉन पोलर। तो यहाँ भी कौन से फोर्सेस आ गए आपके, डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना। कि एक पोलर मॉलिक्यूल ने क्या करा, दूसरे मॉलिक्यूल को भी पोलराइज कर दिया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है आपका इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसके बाद आएगा लास्ट में आपका इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, या इसका एक और नाम होता है लंदन फोर्सेस,
या एक और नाम होता है इसका डिस्पर्शन, डिस्पर्शन फोर्सेस, ये भी एक नाम होता है इसका। अब इन चीज इसको जरा समझो, ये काफी इंपॉर्टेंट फोर्स है और कई जगह लगता है आपका। पहली एक मेन बात, इसका मैं नोट लिखवा दूं, द स्ट्रेंथ ऑफ, द स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ, द स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस डिपेंड्स, डिपेंड्स अपॉन मास एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। चलिए अब मुझे बताओ, ज्यादा लो एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स कहाँ होगी, बड़ी कंट्री में या छोटी कंट्री में, बताओ। बड़ी कंट्री में सर। बड़ी कंट्री में है ना, बिकॉज आपका इतने बड़े एरिया को जो भी वहां का आपके क्या कहते हैं, जो भी मिनिस्ट्री वगैरह है वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना, छोटा एरिया को तो इजीली कंट्रोल कर पाएंगे आपकी वो। तो ऐसे ही जितना बड़ा आपका मॉलिक्यूल होगा उतना ही वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को होल्ड नहीं कर पाएगा, और क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा और डिस्टॉर्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। और जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका न्यूक्लियस होगा और वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को होल्ड करके रख सकता है इजीली, है ना। तो छोटा मॉलिक्यूल पोलराइज नहीं होता, वेयर एज द लार्जर मॉलिक्यूल गेट मोर पोलराइज्ड, यानी कि द एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, बिगर इज द मॉलिक्यूल मोर इजीली इट विल गेट डिस्टॉर्टेड, ठीक है। अब हमने चैप्टर सेकंड में पढ़ा था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, ना पोजीशन फिक्स है उसकी और ना वेलोसिटी फिक्स है ना। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअस मोशन में है। अब जरा ध्यान देना, इसी बात को समझते हैं हम एक फुटबॉल मैच से। एक ये फुटबॉल का मैच चल रहा है, दोनों ग्राउंड में एक रेड कलर की टीम है, इसके 11 प्लेयर्स हैं, ये 11 प्लेयर्स बना दिए मैंने इसके। दूसरी ये वाली टीम हो गई, इसके भी 11 प्लेयर्स बना दिए। अब फुटबॉल का मैच शुरू होगा तो क्या होगा, कुछ ये रेड वाले ब्लैक वाले प्लेयर इसमें भी आ जाएंगे ना आपके। अभी तो दोनों जगह क्या है, 11 प्लेयर्स हैं, लेकिन मैच शुरू होने के बाद थोड़ी देर बाद कहानी क्या बन जाएगी आपकी, हो सकता है कि इस पाले में 3-4 ये ब्लैक वाले भी आ जाएं आपके, है ना, जब ये अटैक करने पर आएगी आपके। तो देखिए यहाँ पर, और 11 इसके बना दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अपने आप ही क्या हुआ, जो प्लेयर डेंसिटी है वो अपने आप ही क्या हो गई, यहाँ पर कम हो गई ना। जो प्लेयर डेंसिटी है वो अपने आप ही क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। इधर देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो इधर प्लेयर ज्यादा हो गए लेफ्ट वाले में, और इधर प्लेयर क्या हो गए आपके, कंपैरेटिवली कम हो गए। तो अपना डिस्टॉर्शन हो गया आपका। यहाँ पर आ गए मोर प्लेयर्स और यहाँ पर प्लेयर्स क्या हो गए, लेसर प्लेयर्स। सिमिलरली फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, अब इसको मॉलिक्यूल मान लें तो हो सकता है अपने आप एक एंड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और एक एंड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाए, कम, है ना। सो फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड गेट्स ऑटोमेटिकली अनसिमेट्रिकल, ऑटोमेटिकली अपने आप ही जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है आपका वो क्या हो जाता है, अनसिमेट्रिकल हो जाता है, ठीक है ना। अपने आप ही जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अनसिमेट्रिकल हो जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने आप ही अनसिमेट्रिकल हो जाता है। चलिए तो मैं लिख दूं यहाँ पर, इट इज एज्यूम दैट फॉर ए मूवमेंट ऑफ टाइम द इलेक्ट्रॉन क्लाउड itself becomes unsymmetrical। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अपने आप ही क्या हो जाता है, अनसिमेट्रिकल हो जाता है।
so the molecule gets converted into an induced dipole. So the molecule itself gets converted into a momentary dipole, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना। तो अब ये जो मॉलिक्यूल क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल को डाइपोल बना देगा, है ना। तो सक्सेसिवली क्या होते हैं, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर इट मोमेंटरी डाइपोल, it polarizes, this momentary dipole polarizes adjacent molecule, this momentary dipole polarizes adjacent molecule and so on, ऐसे ही चलता रहता है ना। तो सबके बीच में कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल, और ये क्या होता है, काफी वीक डाइपोल होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल इज ए वीक डाइपोल, ठीक है ना। तो ये किसके बीच में लगेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, सो लंडन फोर्सेस operate between non-polar molecules, और जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसका इंड्यूस्ड डाइपोल क्या बनेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। लार्जर इज द मॉलिक्यूल more stronger will be its induced dipole. More stronger will be its induced dipole. So higher will be the extent of लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, द एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्शन फोर्सेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। समझिए जरा यहां से, अब फ्लोरीन नॉन पोलर है ना, फ्लोरीन क्या है, नॉन पोलर। तो यहाँ भी कौन से फोर्सेस लगेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल, और ये क्या है, एक गैस है आपका। क्लोरीन भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, Cl2 is also नॉन पोलर, ये भी गैस है। Br2 ये भी क्या है, नॉन पोलर है, मगर ये तो क्या है, लिक्विड है आपका, है ना। और I2 ये भी नॉन पोलर है, मगर आयोडीन क्या होता है, सॉलिड होता है ना। तो थे सभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ऑल ऑफ दीज वर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, है ना। सारे के सारे क्या थे आपके, नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे। लेकिन आयोडीन क्या हुआ, सॉलिड हुआ ना। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, ड्यू टू लार्जर साइज द एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्शन फोर्सेस वो क्या है, ज्यादा है आपका, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, हाईएस्ट एक्सटेंट ऑफ dispersion forces due to large size। आयोडीन क्या है, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, इसीलिए सॉलिड है आपका, है ना। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, द एक्सटेंट ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन विल इंक्रीज, है ना। एक और एग्जांपल देखिए आप जरा ध्यान से, यहाँ पर और समझ में आएगा। CH4 नॉन पोलर है, क्या है, गैस है। CH3 इथेन नॉन पोलर है, गैस है। C3H8 प्रोपेन नॉन पोलर है, गैस है। C4H10 नॉन पोलर है, गैस है।
C5H12 नॉन पोलर है मगर लिक्विड है, पेंटेन इज लिक्विड। ऐसे ही C6H14 हेक्सेन लिक्विड, ये सब के सब क्या है आपके लिक्विड। यानी कि पेंटेन पेंटेन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ब्यूटेन ब्यूटेन, प्रोपेन प्रोपेन, इथेन इथेन से क्या है स्ट्रॉन्ग है। और ये सारे क्या रहे आपके गैसेस। तो गैसेस किस वजह से, ड्यू टू स्मॉल या वीकर, ड्यू टू वीकर डिस्पर्शन फोर्सेस, ड्यू टू वीकर डिस्पर्शन फोर्सेस, है ना। और ये लिक्विड क्यों है, ये लिक्विड किस वजह से है, ड्यू टू comparatively large extent of dispersion forces। तो अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ता है तो क्या होगा, आपका फिजिकल स्टेट भी बदलेगी, उसके लिक्विड या सॉलिड होने के चांस क्या होंगे, ज्यादा। और ऐसे अगर हम कार्बन 14 से ऊपर चले जाएं तो सारे के सारे क्या है, सॉलिड है। जो हाइयर एल्केन्स हैं, हैवियर एल्केन्स हैं, वो सारी की सारी क्या है, सॉलिड है आपकी। समझे, समझ में आ गई बात आपको ये वाली, है ना। तो इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो। फिर मैं लिख दूं यहाँ पर वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सुनोगे, वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो इन तीनों फोर्सेस को मैं लिख दूं यहां पर डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंटरैक्शंस एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल interactions are collectively called van der Waals forces। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, वंडर। तो वंडरवॉल फोर्सेस का मतलब क्या हुआ, तीनों फोर्सेस, डिस्पर्शन या डाइपोल अट्रैक्शन या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, आप बताना कुछ टाइप के कौन कौन से इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर हैं। ठीक है मैंने लिख दिया वाटर प्लस में क्लोरीन, बताओ कौन से फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पर। वाटर प्लस क्लोरीन, इसमें लग रहा है एक तो हाइड्रोजन वाला फोर्स। अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा ना होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगा जो दोनों के पास OH डाइपोल हो। एक बेटा पोलर है और एक क्या है, नॉन पोलर है। तो ये तो डाइपोल है ना, ये तो डाइपोल है आपका। वाटर का मॉलिक्यूल तो पोलर होता है ना, क्योंकि और H के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। जहां पर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हुआ, वो मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर। पोलर का मतलब क्या हुआ, डाइपोल। और ये तो नॉन पोलर है ना, ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर। तो इसमें इसका क्या बनेगा, ये पोलराइज होगा। इसको पोलराइज कौन करेगा, ये करेगा आपका वाटर। तो कौन से फोर्सेस आ गए यहाँ पर, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ गए। चलिए अब मैं लिख दूं यहाँ पर हेक्सेन प्लस पेंटेन, दोनों ही लिक्विड है, दोनों को मैंने मिला दिया। कौन सा फोर्सेस लगे यहाँ पर, सर इसमें लगेगा इंड्यूस्ड फोर्स। और क्या, हेक्सेन भी नॉन पोलर है और पेंटेन भी नॉन पोलर है। तो बोलो ना आप, इंड्यूस्ड डाइपोल है ना, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस, सॉरी है ना, डिस्पर्शन फोर्सेस।
चलो बताओ, NH3 प्लस CH3OH, अमोनिया और मिथेनॉल के बीच में कौन से फोर्सेस लगेंगे? सर ये दोनों डाइपोल है, तो हाँ, हम डाइपोल डाइपोल फोर्स लग सकते हैं। चलो डाइपोल डाइपोल फोर्स थोड़ा समझाता हूँ आपको जरा इसके अंदर, है ना। लग रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भूल गए, है ना। ये तो हो गया बेटा NH3, ठीक है, ये NH3 अमोनिया है ना, पिरामिडल होता है ऐसे ही। और ये मैंने एल्कोहल लिख दिया, CH3O, है ना। तो ये देखिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। तो मैंने आपको बताया था कि अगर OH डाइपोल हो या NH डाइपोल हो या HF डाइपोल हो तो कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना। तो अमोनिया के पास तो NH डाइपोल है और वाटर के पास कौन सा डाइपोल है? OH डाइपोल है। तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। और ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई ना। तो यहाँ कौन से फोर्सेस हुए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो अब इसका बताओ, CaCl2 को मैंने घोल दिया इथेनॉल के अंदर। बताओ यहाँ कौन से फोर्सेस लगे? सर इधर भी सेम फोर्स लगी है सर। कौन से? अ, बेटा ये तो एक पोलर मॉलिक्यूल है और ये कौन यस सा सर, कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है ना। तो यस सर। आयन और ये डाइपोल, कौन से अट्रैक्शन लगेंगे आपके? आयन डाइपोल, समझ में आ रहा है ना आपको? इंटरएक्शन। भाई ये पोलर मॉलिक्यूल तो है ना, OH डाइपोल तो है ही। और ये कौन सा कंपाउंड है? आयनिक। तो आयनिक और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कौन से अट्रैक्शन लगेंगे? आयन डाइपोल इंटरएक्शन, है ना। अब ब्रोमीन ब्रोमीन को मैंने रिएक्ट करा दिया किससे? H2S गैस मैंने पास कर दी ब्रोमीन वाटर में से, H2S गैस। और ब्रोमीन तो लिक्विड होता है। यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेंगे? हाँ कल लगाओ अपने, कोई फिर बात नहीं। ये लगेगा डाइपोल इंड्यूस्ड, सॉरी बिल्कुल, डाइपोल अरे वाह, फोर्स। बिल्कुल सही है ना। H2S तो पोलर मॉलिक्यूल है, ये यस सर। पोलर है। और ये क्या है आपका? नॉन पोलर है ना। दिस इज नॉन पोलर। तो यहाँ पर लग गए आपके, पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल होता है तो डाइपोल, और नॉन पोलर पोलराइज होगा तो वो क्या बनेगा? इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल। तो अब आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलो एक बात और क्या कहते हैं, अगर वाटर में मैंने HCl डिसोल्व कर दिया तो कौन सा फोर्सेज आएंगे यहाँ पर? तो वाटर में आपने HCl डिसॉल्व कर दिया, हम्म क्या इसमें सर क्या इसमें आयरन डाइपोल इंटरेक्शंस लग सकते हैं? बेटा आयन कहाँ है इसमें बताओ? ये भी तो कोवलेंट कंपाउंड ही है ना। ये यस आयनिक कंपाउंड थोड़ी ना है। नॉन मेटल और नॉन मेटल कंपाउंड कभी भी आयनिक नहीं होता। मेटल यस। और नॉन मेटल का कंपाउंड आयनिक होता है। तो ये भी पोलर है, HCl भी, और ये भी पोलर है, H2O भी। समझे? तो क्या लगेंगे यस। यहाँ पर? डाइपोल डाइपोल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दोनों के पास OH डाइपोल होने चाहिए थे, वो है नहीं। तो यहाँ पर क्या हुए आपके? डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन। समझ गए इन चीजों को? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं गैसियस स्टेट की तरफ, ठीक है ना। अभी आ गया आपका गैसियस स्टेट, है ना। तो अब जब चैप्टर 1 आपने पढ़ा था तो किसी भी गैस की स्टेट को बताने के लिए हमें 3 फैक्टर बताने पड़ते हैं: प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, है ना। गैस के वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए हमें प्रेशर और टेम्परेचर को भी डिफाइन करना पड़ता है। गैस का वॉल्यूम हम जब भी बता पाएंगे जब हमें प्रेशर और टेम्परेचर पता हो। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। इन तीनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन होता है।
एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखकर हम दो वेरिएबल्स के बीच में क्या निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं ना, इन्हीं सब रिलेशंस को कौन एक्सप्लेन करता है, गैस लॉ। गैस लॉ एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स by keeping one of the three variables constant। तीनों में से किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखकर बाकी दो वेरिएबल्स में रिलेशन हमें कौन बताता है, गैस लॉ बताते हैं, ठीक है ना। सो दीज थ्री वेरिएबल्स, यहां पर मैं लिख दूं एक चीज आपके सामने, आइडियल गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन होती है आपकी, इसे आप याद रखेंगे, आगे मैं डिराइव भी करवाऊंगा इसको। PV इक्वल टू NRT, जहां पर P प्रेशर है, V गैस का वॉल्यूम है, N इज द नंबर ऑफ मोल है, R आपका गैस कांस्टेंट है और T आपका टेम्परेचर है। P है आपका प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, V है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वेसल जिसके अंदर गैस को एनक्लोज किया गया है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन वेसल, प्रेजेंट इन वेसल। कैपिटल T तो आपको पता ही है टेम्परेचर, कैपिटल T का मतलब क्या, टेम्परेचर, इसमें डिग्री केल्विन में। और R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहां पर R इज गैस कांस्टेंट, R एक कांस्टेंट है आपका, तो इस R की वैल्यू क्या होती है आपकी, R इज गैस कांस्टेंट। तो R की वैल्यू होती है आपकी 0.08314 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और ऐसे ही होती है इसकी 0.0821 लीटर, सॉरी इधर बार आएगा, इधर बार आएगा आपका लीटर बार, लीटर बार, और यहाँ पर आएगा लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो ये वैल्यूज आप याद रखेंगे यहाँ पर। अब सबसे पहले आता है आपका बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ये क्या कहता है, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, ये कहता है आपसे कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, द pressure of a given mass of gas varies inversely with its volume। कि अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, इनवर्स है। कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को हमने कर दिया फिक्स, तो प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर आपका बढ़ेगा। फिर यहां से हम कर देते हैं P कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम ले आते हैं यहाँ पर K डिवाइडेड बाई V। तो यहां से आ गया PV इज इक्वल टू K, यानी कि PV क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया आपका, है ना। तो अगर मेरे पास आ गया P1 V1, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अगर मैंने प्रेशर को बदल दिया तो वॉल्यूम को भी बदलना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा ना। सपोज एक है नंबर मेरा, P है 2 और V है 10, तो P और V का प्रोडक्ट क्या है 20, ये कांस्टेंट है। अब मैंने P को कर दिया 4, तो वॉल्यूम मेरा 10 थोड़ा रहेगा, वॉल्यूम में मेरा क्या हो जाएगा 5, तभी तो मल्टीप्लिकेशन बराबर आएगा। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर मैंने प्रेशर को बदल दिया
तो मुझे वॉल्यूम को भी बदलना पड़ेगा। ये समझ में आया सर है ना? समझ आया सर। चलिए, इसके बाद बोलता है यहाँ पर आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स आइसोथर्म्स आइसोथर्म का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो द प्रेशर वॉल्यूम कर्व्स, द प्रेशर वॉल्यूम कर्व्स एट constant temperature at constant temperature are called isotherms। उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्म बोलते हैं। देखना जरा यहाँ पर ध्यान से, ये कर्व आ गया आपका प्रेशर, यहाँ पे जगह है इसको तो यहीं से करते हैं। ये यहाँ पर लिख दिया मैंने प्रेशर और यहाँ पर लिख दिया मैंने वॉल्यूम, है ना? तो प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है। तो ये पॉइंट हो गया प्रेशर का। अब प्रेशर को अगर मैं कम करूंगा, देखिए तो यहाँ पर वॉल्यूम इतना है, इस प्रेशर पर ये प्रेशर है आपका और यहाँ पर ये वॉल्यूम है आपका। तो अगर मैं प्रेशर को कम करूंगा तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा आपका। तो कर्व कैसा आएगा? कुछ ऐसा आएगा ना आपका, है ना? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। अच्छा, एक और कर्व देखिए आप यहाँ पर, पीवी हमारा कांस्टेंट है, तो पीवी यहाँ मैं वॉल्यूम रख लूं या प्रेशर रख लूं, ये तो मेरा बदलने वाला है नहीं। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ऐसे स्ट्रेट लाइन। पीवी का मैग्नीट्यूड क्या है? वो कांस्टेंट है, फिक्स है आपका। चलिए, इसके बाद में लिखो जरा आइसोथर्म की हम बात कर लें। ये रहा प्रेशर, ये रहा वॉल्यूम। यहाँ पर मैं लिख दूं प्रेशर, यानी कि इधर प्रेशर बढ़ रहा है आपका और इधर में आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना? तो तीन कर्व मैंने यहाँ पर लिख दिए। एक कर्व ये लिख दिया, एक कर्व मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, और एक कर्व मैंने ये खींच दिया। ये अलग अलग टेम्परेचर पर कर्व्स हैं। ये टेम्परेचर हो गया T1, ये टेम्परेचर हो गया T2, ये टेम्परेचर हो गया T3। बताओ इनमें से, अब आपको ये बताना है कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है और क्यों। अरेंज T1, T2 एंड T3 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। T1, T2 और T3 को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। कैसे लगाएंगे? बताओ। सर अगर हमें T1, T2 और T3 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है हाँ, तो आपको आपको बताना है कौन सा टेम्परेचर कम है और कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है। ओके सर। ये सर बात आपको बतानी है। सबसे ज़्यादा हाँ, टेम्परेचर T1 का, उसके बाद T2 का, फिर आओ T3 का। कैसे? क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम उसी का सबसे ज़्यादा है और उसके बाद इसका ज़्यादा है और अरे उसके ये क्या बाद बात इसका। हुई? ये क्या बात हुई? ये प्रेशर और वॉल्यूम उसी का सबसे ज्यादा है। थोड़ा सा अलग से सोचो, ऐसे तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा। हाँ, 1 मिनट और दे रहा हूँ दिमाग लगाने के लिए, थोड़ा सोचो, बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा बात एकदम। मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन बताई थी, उससे थोड़ा कोशिश करो करने का इधर, तब कर पाओगे इजीली। नहीं पता लग रहा? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ क्या होगा आपका। देखिए, अब मैं क्या करूं, मुझे तो भैया टेम्परेचर का बताना है, तो प्रेशर वॉल्यूम के रिलेशन से मुझे टेम्परेचर का तो पता ही लग रहा। तो वॉल्यूम को मैं क्या कर दूं? कांस्टेंट कर दूं, है ना? वॉल्यूम को मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। तो मान लो इस पॉइंट पर मैंने वॉल्यूम को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, ठीक है? तो यहां से मैं लाइन डालूंगा, तो एक तो यहाँ पर कट हुआ ये, फिर ये वाला यहाँ पर कट हुआ आपका, ठीक है, और यहाँ पर कट हुआ आपका, ठीक है? हमने क्या कर दिया? वॉल्यूम को कर दिया कांस्टेंट। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर पी वी इक्वल टू क्या है? एनआरटी।
है ना। अब जरा देखना है यहाँ पर, वॉल्यूम को हमने कर दिया बेटा कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम तो हट गया यहाँ से। अच्छा, गैस को हमने बंद कर रखा है कंटेनर में, तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है ना, और आर तो कांस्टेंट है ही। तो प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन आया, डायरेक्ट रिलेशन है ना, ये आर है ना, इसको हमने काट दिया है ना, ये आर है, चलो ऐसे, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहां जरा ध्यान दो आप, ये ग्रीन वाला जो है ना, यहां से देखिए, ये सबसे ज्यादा प्रेशर है आपका, है ना। यस सर। अच्छा, ये उससे कम प्रेशर है, और ये सबसे कम प्रेशर है। सर 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 तो जितना, हाँ बोलो। सर मतलब मैंने भी ये बोला था ना कि जिसका ज्यादा प्रेशर है उसका टेम्परेचर ज्यादा। हाँ, तो थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुक्का लग गया है तुम्हारा वो, ठीक है ना। चलिए, तो टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर भी ज्यादा, ठीक है ना। तो क्या रहा यहाँ पर, चलिए आपने ऑर्डर लगा दिया, T1 विल बी ग्रेटर देन T2 एंड विल बी ग्रेटर देन T3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका बॉयल्स लॉ का फिजिकल सिग्निफिकेंस या प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ, है ना। अच्छा, एक कर्व और देखो यहाँ पर खींच के, अभी हमारा रिलेशन ये है, प्रेशर इज इक्वल टू के अपॉन वी, है ना। तो अगर प्रेशर और 1/v में मैं रिलेशन लूं, है ना, 1/v को अगर मैं x मान लूं, मैं लिख दूं इफ 1/v इज इक्वल टू x, तो कर्व क्या हो गया मेरा, p इज इक्वल टू के एक्स। तो अब तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया ना p और x में, है ना। तो प्रेशर एंड 1/v में रिलेशन क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्ट। समझे कि नहीं इस बात को, समझ गए ना। यस सर। अच्छा चलिए, अब मैं यहाँ टेम्परेचर बदल रहा हूँ, अब मुझे रिलेशन बताना। तो ये हो गया, यहाँ पर लिख दिया मैंने प्रेशर, यहाँ पर लिख दिया मैंने 1/v। अब अलग अलग टेम्परेचर पे मैंने कर्व खींच दिए, एक ये कर्व आ गया, और एक ये कर्व आ गया आपका, और एक ये कर्व आ गया। ये हो गया T1, ये हो गया T2, और ये हो गया T3। बताओ इनमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा है। वैसे ही वही तो कहानी है ना। आपने क्या करा यहाँ पर, वॉल्यूम को फिक्स कर दिया ना, तो वॉल्यूम को यस फिक्स सर। कर दिया, तो भी बात बिल्कुल ऐसे ही है, एक सर फिर तो इंटरसेप्शन यहाँ सेम पर होना हुआ। है हाँ हाँ, सर बिल्कुल उसमें। सेम, बिल्कुल 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 सेम है ना। तो प्रेशर ज्यादा तो टेम्परेचर भी ज्यादा, है ना। तो पी और टी में डायरेक्ट रिलेशन है, तो हमने लिख दिया T1 ग्रेटर देन T2 एंड ग्रेटर देन T3। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ, फिजिकल या प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ, ठीक है ना, फिजिकल और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ। तो अगर हम प्रेशर ज्यादा लगाएं तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, काफी कम हो जाएगा ना, है ना। तो मैं लिख दूं ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर द वॉल्यूम, ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर, हाई प्रेशर the volume of gas, the volume of gas decreases, the volume of gas decreases, it means, it means that gases are, it means that gases are highly, gases are highly compressible। नहीं, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं तो गैस का वॉल्यूम क्या होता जाएगा आपका, कम होता चला जाएगा, है ना। तो ऐसे ही अगर हम प्रेशर को कम कर दें तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, है ना। तो यस ऐसे ही सर। जब हम हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे जो गैस है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है आपका, ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है ना। इसी वजह से हमें ब्रीथ करने में दिक्कत होती है। तो जो लोग माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, माउंटेनियर्स हैं, इतनी ज्यादा हाइट पे जाते हैं ना,
8,000 9,000 10,000 फीट की हाइट पे चले जाएंगे, फिर उनको जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, बिकॉज ऊपर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया कम, प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, बहुत ज्यादा, है ना। तो उससे क्या हुआ, जो ऑक्सीजन की डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाती है आपकी, एंड द पर्सन सफर्स फ्रॉम ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो अल्टीट्यूड सिकनेस किस वजह से हो रहा है आपका, ड्यू टू डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। तो मैं लिख दूं यहां पर एट हाई अल्टीट्यूड्स, एट हाई अल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, the atmospheric pressure is low, so the density of oxygen is lower, so the density of air is low, एयर की डेंसिटी क्या हो जाती है आपकी, कम, ठीक है ना। सो द ऑक्सीजन इन एयर बिकम्स इनसफिशिएंट फॉर ब्रीदिंग, सो द ऑक्सीजन present in air becomes less, becomes insufficient लिख दो, है ना, becomes insufficient for breathing, है ना। और जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड सिकनेस, है ना। ऑक्सीजन कम जाएगी बॉडी के अंदर तो ब्रेन तक सप्लाई भी कम होगा ऑक्सीजन का, तो ब्रेन ढंग से काम नहीं करेगा, द ब्रेन विल नॉट वर्क प्रॉपरली। चलिए इसके बाद आता है आपका, अब मुझे बताओ आपने कभी साइकिल चलाई है? सर रोज चलाती अच्छा हूँ। चलो रोज चलाते हो, अच्छी बात है। कभी हवा भरी है उसमें? हाँ, चलो भरी हो शायद या भरवाई हो, है ना, भरवाई हो। इस दिन तो मैं बताइए। कह रहा हूँ आपको, चलो अब देखते हैं कितनी साइकिल चलानी आती है तुम्हें, साइकिल के प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज है कि नहीं है। वाइल पंपिंग एयर इनटू ए साइकिल टायर, ठीक है, वाइल पंपिंग एयर, मैं लिख दूं यहाँ पर वाइल पंपिंग एयर। तो इंडिया वापस आ गए हो, रशिया में ही हो अभी? सर अभी आप कहाँ पे हो, रशिया में हो या वापस आ गए हो इंडिया? सर मैं यहीं पे हूँ अभी, मैं वापस नहीं आई। अच्छा, अभी क्या फ्लाइट चालू नहीं हुई क्या अभी? सर अच्छा, वाइल पंपिंग एयर इनटू ए साइकिल टायर, ठीक है ना, is while pumping air into a cycle tire is Boyle's law, is Boyle's law uh, is followed or not, बताइए। क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो बॉयल्स लॉ फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? एक मिनट सर। हाँ अपना दिमाग लगाओ, कोई बात नहीं, और बताओ फिर मुझे। अगर सर बॉयल्स लॉ, नो सर। फॉलो नहीं हुआ, क्यों भाई? कांस्टेंट टेम्परेचर है, प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है ना आपका, यस है सर ना। कांस्टेंट है। हाँ तो फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो प्रेशर और वॉल्यूम में आपका क्या होता है, बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है या नहीं होता? पर बोलो। सर लेकिन गैस कंप्रेस होती है, क्यों नहीं मुझे होती नहीं पता गैस टायर के कंप्रेस? अंदर गैस कंप्रेस होती है और कि क्या, नहीं। आपके टायर का वॉल्यूम तो बेटा उतना ही रहता है ना। टायर का यस अगर सर। वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर तो टायर आपका काफी वाइड हो जाएगा ना। उतना वाइड कहाँ होता है, टायर के डायमेंशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका, हल्का फुल्का वो बस हार्ड हो जाता है हवा भरने पर, और कुछ नहीं होता, डायमेंशन सेम ही रहती है उसकी, समझे? ओके सर। तो तो मतलब देखो, बॉयल्स लॉ
होता है उसके। अच्छा देखो, अब देखो मैं बताता हूँ बॉयल्स लॉ फॉलो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बॉयल्स लॉ के लिए आप वेरिएशन किसमें देख रहे थे? प्रेशर और वॉल्यूम में। बाकी सारी चीजें आपने कांस्टेंट रखी थी ना, टी कांस्टेंट रखा था, एन भी तो कांस्टेंट रखा था आपने। देखो मैंने लिखा था फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, मास भी तो फिक्स रखा था ना आपने। कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास, मास क्या कर दिया आपने? फिक्स कर दिया था ना, सिस्टम को बंद कर दिया था ना आपने। लेकिन आप टायर के अंदर क्या कर रहे हो? बार बार एयर का मास आप चेंज कर रहे हो। जितनी ही एयर आप इंट्रोड्यूस करोगे तो एन तो आपका बदलेगा ना, या नहीं? है ना? तो जब आपका एन बदलेगा तो फिर कहां पे फॉलो होगा ये फॉलो कब होगा? जब हम हवा नहीं भर रहे हो उसके अंदर, है ना। टायर कहीं से प्रेशर टायर पे लगेगा तो टायर क्या हो जाएगा? हल्का सा आपका एक्सपेंड हो जाएगा आपका। समझे? तो जब हम एयर भरते हैं उसके अंदर तो बॉयल्स लॉ अप्लाई नहीं होता। तो मैं लिखता हूं यहां पर बॉयल्स लॉ विल नॉट बी फॉलोड, बॉयल्स लॉ विल नॉट बी फॉलोड, कि आपका जो बॉयल्स लॉ है वो फॉलो नहीं होगा, बिकॉज इट इज applicable, because it is applicable only for fixed mass of gas, है ना। while pumping the air into the tire, while pumping the air into the tire, ठीक है ना, mass of air inside the tire is continuously changing। समझ गए इस बात को आप? यस ठीक है। सर। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं और गैस लॉस कराऊंगा, उसके बाद हम लोगों के न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे करने। ठीक है, यस सर। चलिए तो जब